नमस्कार। आज हम धूमिल की दो कविताएं कविता और मोचीराम का पाठ और विश्लेषण करेंगे। धूमिल समकालीन हिंदी कविता के प्रतिनिधि कवि हैं और उनकी कविताएं जो चर्चित कविताएं हैं उसमें मोचीराम और कविता तो महत्वपूर्ण कविताएं हैं। पहले इन कविताओं का पाठ करेंगे क्रम से, फिर उनका परिचय और फिर आशय स्पष्ट किया जाएगा। सबसे पहली कविता है जिसका शीर्षक ही है कविता। आप जानते हैं कि धूमिल समकालीन हिंदी कविता के ऐसे कवि हैं जिन्होंने कविता कैसे लिखी जाए, समकालीन दौर में कविता की भाषा कैसी होनी चाहिए, कविता की बुनावट कैसी होनी चाहिए और कविता की जो एक लंबी अंतर यात्रा है वह समकालीन समय में आकर कैसे बदल गई है, कविता का नया मुहावरा कैसे बदल गया है और कविता की भाषा ये बदली है तो उसके पीछे क्या क्या कारण हैं, क्या यह नई भाषा कविता के रूप में हमारे सामने जो उपस्थित है वो समय और समाज को रूपायित कर पा रही है कि नहीं। उनकी कविता शीर्षक जो कविता है उसमें इन्हीं बातों पर वो संकेत करते हैं। कविता कुछ यूं है। उसे मालूम है कि शब्दों के पीछे कितने चेहरे नंगे हो चुके हैं और हत्या अब लोगों की रुचि नहीं आदत बन चुकी है। वह किसी गंवार आदमी की ऊप से पैदा हुई थी और एक पढ़े लिखे आदमी के साथ शहर में चली गई। एक संपूर्ण स्त्री होने के पहले ही गर्भाधान की क्रिया से गुजरते हुए उसने जाना कि प्यार घनी आबादी वाली बस्तियों में मकान की तलाश है। लगातार बारिश में भीगते हुए उसने जाना कि हर लड़की तीसरे गर्भपात के बाद धर्मशाला हो जाती है और कविता हर तीसरे पाठ के बाद नहीं। जब वहाँ कोई अर्थ खोजना व्यर्थ है, पेशेवर भाषा के तस्कर संकेतों और बैल मुत्ती इबारतों में अर्थ खोजना व्यर्थ है। हाँ, हो सके तो बगल से गुजरते हुए आदमी से कहो, लो यह रहा तुम्हारा चेहरा, यह जुलूस के पीछे गिरा पड़ा था। इस वक्त इतना ही काफ़ी है। वह बहुत पहले की बात है जब कहीं किसी निर्जन में आदिम पशुता चीखती थी और सारा नगर चौंक पड़ता था। मगर अब उसे मालूम है कि कविता घेराव में किसी बौखलाए हुए आदमी का संक्षिप्त एक आलाप है। कविता की अंतिम पंक्तियों में स्पष्ट है कि कविता क्या है। समकालीन समय में किसी बौखलाए हुए आदमी का संक्षिप्त एक आलाप। और ये बौखलाया हुआ जो आदमी है ये परिवेश से कैसे कविता उपजती है जो चारों तरफ संघर्ष से घिरा हुआ है, झंझावातों से घिरा हुआ है, बौखलाया है अपने समय के साथ। उसे जो शब्द चाहिए उसमें से कविता जो बनती है उसके लिए नया मुहावरा भी चाहिए। कविता की जो आरंभिक पंक्तियां हैं उसमें कवि स्पष्ट रूप से कहता है कि शब्दों के पीछे कितने चेहरे नंगे हो चुके हैं और हत्या अब लोगों की रुचि नहीं आदत बन चुकी है। वो मुहावरा जो समय के साथ बदल गया है, परिवेश बदल गया है, अब हमारा समय बदल गया है तो जाहिर सी बात है अब शब्द भी बदलेंगे, शब्द की रवायत भी बदलेगी। और वह किसी गंवार आदमी की ऊप से पैदा हुई थी और एक पढ़े लिखे आदमी के साथ शहर में चली गई। कविता की जो प्रारंभिक अवस्था है या कविता के बारे में कहा जाता है लोक से शुरू हुई कविता, गांव का मतलब यहाँ लोक है, और कैसे एक ऊब से शुरू हुई थी कविता, क्योंकि कविता जीवन पैदा करने वाली होती है, कविता चेतना पैदा करने वाली होती है, कविता मनुष्य में मनुष्यता पैदा करने वाली होती है। और ग्रामीण संस्कृति का जो परिवेश है कैसे कविता के लिए मुफीद था, किस तरह से जब वह शहर की ओर गई। और स्पष्ट है इन पंक्तियों में कि कविता जब गंवईपन के साथ शुरू हुई या ग्रामीण की ऊब से जब पैदा हुई तो वहाँ ऊब को मिटाने वाली शक्ति के रूप में वो आई, सृजन के रूप में आई। लेकिन शहर की तरफ गई और शहर, जाहिर सी बात है, शहर चालाकियों से भरा है,
शहर धूर्तताओं से भरा है, तो उसे नए शब्द गढ़ने पड़े। और इस तरह कविता की जो तासीर, कविता की जो आदिम शक्ति है या कविता का जो मूल भाव है, वह शब्दों में कैसे छिंच गया। तो इस तरह से कविता जो नया समाज है, नई जो बनावट है, उस तरह से कविता भी बनती है। कवि इसके बहाने अपने समय के बारे में भी कुछ बात करता है और ये कहने की कोशिश करता है कि गांव का आदमी जब शहर जाता है तो शहर की चालाकियां कैसे उसे रास नहीं आती, और रास नहीं आती तो उसके साथ कैसे वह संबंध बनाता है, कैसे जीता है, कैसे संघर्ष करता है। इन सारी जद्दोजहद के बीच में जो द्वंद्व है, उसके बीच से कविता की एक नई भाषा कैसे उपजती है, उसी की बात यहाँ पर कवि करता है। अगली पंक्तियों में जो नया एक मुहावरा वो गढ़ते हैं, जिन प्रतीकों का इस्तेमाल करते हैं धूमिल, उसके बारे में कहा जाता है कि धूमिल अकविता की जो कविता है या कविता के जो मुहावरे हैं, जो थोड़ा भदेश भी हैं, उन भदेश मुहावरों के साथ कविता करते हैं धूमिल। लेकिन धूमिल की विशिष्टता यह है कि उन भदेश मुहावरों में जो छिपी हुई यथार्थ या छिपा हुआ जो रहस्य है, उसका जो यथार्थ है या जो मर्म है, वो कह देना चाहते हैं। और उनको पता है कि यथार्थ जितना कड़वा होता है, उतनी ही भाषा को कड़वी करना पड़ता है, भाषा का मुहावरा कड़वा करना पड़ता है, तब हम भाषा में या कविता में जो परिवेश का यथार्थ है वो रूपायित हो पाता है। तो जाहिर सी बात थी इन पंक्तियों में जब कवि कहता है कि एक संपूर्ण स्त्री होने के पहले ही गर्भाधान की क्रिया से गुजरते हुए उसने जाना कि प्यार घनी आबादी वाली बस्तियों में मकान की तलाश है। जाहिर सी बात है कि कविता को पकना था, कविता को अपनी रूपाकार जिस तरह से उसका होना था, वो समय से पहले शब्दों के मार्फत उस तरह से शब्द के द्वारा बाहर आई, या कविता की जो ताकत जिस तरह से उससे होना चाहिए, तो अपने समकालीन परिदृश्य पर कवि कहीं न कहीं एक चोट भी करता है, व्यंग्य भी करता है, और ये बताने की कोशिश करता है कि संपूर्ण स्त्री होने से पहले, संपूर्ण स्त्री होने का मुहावरा का मतलब यह है कि एक स्त्री जो उस पूरी प्रक्रिया से गुजरकर स्त्री बनती है, वह स्त्री बनने से पहले जब स्त्री बनती है, तो इसी तरह से कविता रूपी स्त्री है ये कविता रूपी स्त्री जिसमें शब्द और उसके अर्थ लय के साथ रूपायित होने चाहिए थे, वह उसके पहले रूपायित होने लगते हैं। तो यथार्थ का जो अधकचरा रूप है वो कैसे दिखाई देता है। तो अपने समकालीन कविता में जो शब्द, भाषा, लय या तमाम सारी चीज़ें हैं, उनके बारे में भी वो बात करता है कवि। एक आशय इसका ऐसे भी जोड़ा जा सकता है कि सन 60 के बाद की जो उनकी कविताएं हैं, उसमें नई कविता और प्रयोगवाद की जो सार्थकता और निरर्थकता है, उसके द्वंद्व से उनकी कविता उपजती है। तो उसकी तरफ भी वो इशारा करते हैं कि तमाम वो परंपरा से निकली हुई कविताएं या समकालीनता के दौर में जो प्रभाव ग्रहण करती हैं, उसमें वो कविताएं जो कविता तो नहीं है लेकिन शब्दों का मात्र खिलवाड़ बन के रह गई हैं। ऐसे में ये पंक्तियां उस तरफ तंज करती हैं और उसको रूपायित करती हैं। फिर अगली पंक्तियों में कवि कहता है कि लगातार बारिश में भीगते हुए उसने जाना कि हर लड़की तीसरे गर्भपात के बाद धर्मशाला हो जाती है, और कविता हर तीसरे पाठ के बाद। ये जो मुहावरा है, ये जो शब्द हैं, ये प्रथम दृष्टया तो इसे कविता की परिभाषा देने वाले शब्द हम नहीं कह सकते, लेकिन ये बात सही है कि भदेशपन के साथ जो यथार्थ को पकड़ने की शक्ति है धूमिल की, वो थोड़ी गहरी है, औरों से थोड़ी अलग करती है उनको। और ये जो भदेशपन है, वो भदेशपन देशज मुहावरों के बीच से उपजता है। जब वो कहते हैं कि जिसमें तीसरे गर्भपात के बाद कैसे हर लड़की एक धर्मशाला हो जाती है। अब ये जब बातचीत करते हैं तो उसमें धर्मशाला का स्त्री के साथ, लड़की के साथ जोड़ देना, और फिर कविता का हर तीसरे पाठ के बाद, तो ये जो संदर्भ आता है, इसका अर्थ ये है कि उसकी ताकत छिंच जाती है। अगर उसमें ताकत है तो कैसे अपने को वो स्टैंड उसका हो सकता है, कैसे वो यथार्थ के साथ रूबरू कर सकती है, ताकत के साथ लड़ सकती है, संघर्ष कर सकती है। लेकिन समय से पहले अगर चीज़ें इस तरह से घटित होती हैं, मसलन यहाँ जिस लड़की का संदर्भ वो दे रहे हैं कि जब तक वो पूरी तरह से मैच्योर नहीं हो जाती, तब तक गर्भ धारण उसे नहीं करना चाहिए।
जिसे कहते हैं कि गर्भ धारण करने की एक प्रक्रिया होती है। उसी तरह से कविता है कि जब तक वह पकती नहीं तब तक अगर शब्द में कविता बनती है तो उसकी हालत वही होती है कि कविता तो रहती है, लेकिन उस धर्मशाला की तरह जिसमें कोई ताजगी नहीं होती, जिसमें कोई रवायत नहीं होती, जिसमें कोई नई आकांक्षा की शक्ति नहीं होती। ये संदर्भ इसमें लिया जा सकता है। तो फिर जब वहाँ कोई अर्थ खोजना व्यर्थ है तो पेशेवर भाषा के तस्कर संकेतों और बैलमुती इबारतों में अर्थ खोजना व्यर्थ है। ऐसे में कवि का यह कहना है कि जब इन चीज़ों में अर्थ नहीं है तो जाहिर सी बात है कि ऐसी नुमा कविता, ऐसी निरर्थक कविताएं जो इस तरह की भाषा में रची जाती हैं, वो बैलमुत्ती से ज़्यादा कुछ नहीं है, निरर्थकता से ज़्यादा कुछ नहीं है। इस मुहावरों का वो प्रयोग करता है कवि, और ये बाद में लिखता है कि हाँ, हो सके तो बगल से गुजरते हुए आदमी से कहो, लो यह रहा तुम्हारा चेहरा, यह जुलूस के पीछे गिर पड़ा था। एक ऐसे आदमी के चेहरे के बारे में बात करता है जो जुलूस में शामिल है, लेकिन उसे पता नहीं है कि जुलूस में करना क्या है। उसकी निरर्थकता के बारे में, उस मुखौटे के बारे में, उस चेहरे के बारे में कवि बात करता है। तो उस समकालीन कविता में कविता की जो भाषा है, कविता का पूरा परिदृश्य है, यथार्थ की जो रवायत है, यथार्थ की जो चेतना है, उसके साथ वो द्वंद्व करते हुए एक नई कविता की परिभाषा भी करता है। और ये कहने की कोशिश करता है कि समय बहुत जटिल हो गया है, और उस समय की ये जटिलताएं पकड़ने के लिए भाषा के जो पुराने मुहावरे हैं अब समर्थ नहीं है। अभी नए मुहावरे हमें गढ़ने पड़ेंगे, तब हम नई भाषा के साथ कविता लिख सकते हैं। अंत की पंक्तियों में कवि कहता है इस कविता में, इस वक्त इतना ही काफ़ी है, वह बहुत पहले की बात है जब कहीं किसी निर्जन में आदिम पशुता चीखती थी और सारा नगर चौंक पड़ता था। ये वो दौर नहीं है, जटिलताएं अमानवीयताएं बढ़ चुकी हैं। पहले वो दौर दूसरा था कि जब एक व्यक्ति के ऊपर किसी प्रकार का संकट आता था तो परिवेश से जुड़ा हुआ हर व्यक्ति उसकी सहायता के लिए दौड़ पड़ता था। अब वह परिवेश आ गया है कि जहां बगल में किसी की मौत होती है और आपको फर्क नहीं पड़ता। ऐसे दौर में कैसे कविता की भाषा को बनाया जाए, कविता के कौन से मुहावरे गढ़े जाएं तो यथार्थ का और समकालीनता का यह जो जटिल स्वरूप है उसको रूपायित किया जा सके। उसके लिए कवि का यह कहना कि भाषा के वो बने बनाए मुहावरों से हमें मुक्त होना पड़ेगा। मगर अब उसे मालूम है कि कविता घेराव में किसी बौखलाए हुए आदमी का संक्षिप्त एक आलाप है। और ये बात सही है कि घेराव में जब चारों तरफ से घिरा हुआ है मनुष्य, और वह मनुष्य कौन है? वो जो मध्यवर्गीय व्यक्ति है, जो निम्न मध्यवर्गीय व्यक्ति है, दिशाहारा व्यक्ति है, जो नई कविता का लघु मानव भी जिसे कहा जाता है, या समकालीन कविता का वह व्यक्ति जिसका प्रतिनिधित्व खुद कवि करता है। ऐसा व्यक्ति जो चारों तरफ से झंझावातों से घिरा है, विषमताओं से घिरा है, और उस घिरेपन में वह जिस तरह से भाषा रचता है, जिस तरह से कविता करता है, उसके बारे में अगर परिभाषा गढ़ना हुआ तो इससे अच्छी पंक्तियां नहीं हो सकती कि झंझावातों और तमाम समस्याओं से घिरा हुआ वह व्यक्ति जब कविता करता है तो उसमें किस तरह के चीख पुकार या तमाम सारे शब्द आते हैं। तो वह एक बौखलाया हुआ व्यक्ति, बौखलाया हुआ का मतलब यह है कि जो चाहता है वह हो नहीं पा रहा है, समय बदल नहीं पा रहा है, चीज़ें विषमताओं में चलती चली जा रही हैं। और ऐसे में जब वह व्यक्ति शब्द के मार्फत कविता रचता है तो ये बात सही है कि कई बार वह संक्षिप्त एक आलाप की तरह लगता है, एक ऐसी आवाज़ जिसको कोई सुन नहीं रहा है, लेकिन कवि यह कहता है कि ऐसी आवाज़ की ज़रूरत है। भले एक आलाप की तरह हो, लेकिन सच को सच और झूठ को झूठ कहने की नई ताकत के साथ हमें कविता को रचना चाहिए। तो इस कविता की जो नई परिभाषा, इसमें परंपरा से जुड़ाव भी कवि अपने को अपना बनाता है, और ये कहता है कि परंपरा के साथ जो समकालीनता है, जो समकालीनता की जो जटिलताएं हैं, उसके साथ जब तक कविता समर्थ भाषा लेकर नहीं आएगी तब तक कविता कविता नहीं होगी। ये इस कविता एक प्रकार से ये धूमिल की अपनी कविता की परिभाषा भी है। इससे हम सहमत भी हो सकते हैं, असहमत भी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ धूमिल कविता को एक नए मौलिक स्वरूप के साथ प्रस्तुत करना चाहते हैं। ये बात सही है कि
समय, जैसे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कविता क्या है निबंध में कहा था उन्होंने कि जैसे जैसे सभ्यता जैसे जैसे समय का विकास होता जाएगा, सभ्यता का विकास होता जाएगा, वैसे वैसे कविकर्म कठिन होता जाएगा और कविता की आवश्यकता या ज़रूरत बढ़ती जाएगी। तो कविता की ज़रूरत बढ़ने का मतलब यह है कि समय का जटिल होना या सभ्यता का जटिल होना है, कठिनाई का आना है समय के साथ, लेकिन इसमें आदमियत खत्म हो रही है और उस आदमियत को बचाने के लिए कविता की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है, क्योंकि कविता मनुष्य को मनुष्य बनाती। ये बात और है कि कविकर्म कठिन हो जाएगा, जिसकी तरफ धूमिल भी इशारा करते हैं, क्योंकि समय जटिल है, यथार्थ जटिल है, परिवेश जटिल है। ऐसे में उसको सही तरीके से पकड़ना और कविता लिखना ये हंसी खेल का काम नहीं है। अब हम इसी परिदृश्य से जुड़ी हुई, या कहा जाए इसी तरह से एक दूसरी कविता है मोचीराम। बड़ी बेहतरीन कविता, महत्वपूर्ण कविता है। धूमिल को इस कविता के लिए विशेष रूप से इसलिए याद किया जाता है कि मोचीराम कविता में जो मोचीराम है वो उससे धूमिल का जो संवाद होता है। और मोचीराम एक चरित्र है कि इसके पहले कथाओं में चरित्र आते थे, लेकिन कविता में चरित्र को लेकर इस तरह से महत्वपूर्ण कविताएं कम लिखी गई हैं। हमारे यहाँ जो प्रगतिशील चेतना के कवि हैं, जिसमें नागार्जुन हैं, जिसमें त्रिलोचन हैं, जिसमें और भी रघुवीर सहाय हैं, इन लोगों ने, रामदास है, भुरई केवट है और तमाम कवि आते हैं, दुखरन मास्टर हैं, ऐसे जो चरित्र रचे इन लोगों ने, उसी चरित्र के साथ जुड़ते हुए मोचीराम कविता को पढ़ा जा सकता है। मोचीराम कविता के बारे में थोड़ी चर्चा कर लें कि मोचीराम कविता में के बहाने कवि अपने समय के यथार्थ के बारे में बातचीत करता है, और मोचीराम के बहाने वह कैसे एक पेशे में लगा हुआ आदमी मोचीराम, जिसकी पूरी दुनिया जूतों के इर्द गिर्द घूमती है, वह जूतों से ही मनुष्य का परिचय प्राप्त करता है, जूतों से ही, जूतों की हालत देख के उसका चरित्र बयां कर सकता है। और चूंकि श्रमशील संस्कृति से जुड़ा हुआ है मोची एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा पेशा करने वाला व्यक्ति, हमारी हिंदी की परंपरा में, हिंदी की जो जातीय परंपरा है उसमें श्रमशील जो भक्ति है या श्रमशील साधना की परंपरा है या कविता की परंपरा है, उसमें रैदास जैसा कवि जो भी, वो भी मोची थे, मोची का काम करते थे, जूता बनाने का काम करते थे। और ये जो नया समकालीन संदर्भ में ये जो मोची है, एक ऐसे कविता में जो जूते के बहाने बातचीत करता है और कवि उससे संवाद होता है, तो कवि को मोचीराम और मोचीराम को कवि, दोनों में एक दूसरे में फर्क नजर नहीं आता। जैसे कवि के लिए कविता महत्वपूर्ण है और कविता की चौहद्दी से बाहर कुछ नहीं है उसके लिए, ठीक वैसे मोचीराम के लिए जो जूते हैं उसके बाहर कुछ नहीं है। वो जूतों में ही हर व्यक्ति के बारे में बात करता है और तलाश करता है, और समय और यथार्थ के बारे में, अपने समकालीनता के बारे में, अपने समय की विडंबनाओं के बारे में वह इस कविता में मोचीराम के बहाने बड़ी खूबसूरती से रचते हैं समय के यथार्थ को। पंक्तियों को पढ़ते हुए हम इनको जान सकते हैं और उसका आशय स्पष्ट करते हुए चलेंगे। रापी से उठी हुई आंखों ने मुझे क्षण भर टटोला और फिर जैसे पतियाए हुए स्वर में वह हंसते हुए बोला, बाबूजी सच कहूँ मेरी निगाह में न कोई छोटा है न कोई बड़ा है, मेरे लिए हर आदमी एक जोड़ी जूता है जो मेरे सामने मरम्मत के लिए खड़ा है। इन पंक्तियों में कवि मोचीराम के तई ये कहता है कि रापी से उठी आंखों ने मुझे क्षण भर टटोला। कवि से संवाद होता है, कवि मोचीराम के निकट जाता है और मोचीराम जैसे कवि को देखता है, उसकी आंख अपनी उठाकर वह कवि को देखता है और कवि कहता है कि रापी से उठी हुई आंखों ने मुझे क्षण भर टटोला। टटोलने का तात्पर्य मेरे अंदर तक झांका उसने, मेरी पूरे चरित्र को पहचानने की कोशिश की, व्यक्तित्व को, और फिर जैसे पतियाए हुए स्वर में बोला। और जब देख लिया तो जान गया कि ये मेरी ही बिरादरी का व्यक्ति है, जैसे मैं तंगहाल वैसे ये तंगहाल। तो पतियाए हुए स्वर का मतलब ऐसा कि जैसे हमारी पुरानी जान पहचान हो और जिससे आत्मीयता होती है, उसी से पतिया कर आदमी बात करता है।
आत्मीयता से बात कर। पतियाए हुए स्वर का मतलब आत्मीयता से भरे उस स्वर में वह बोला, हंसते हुए बोला, बाबूजी सच कहूँ मेरी निगाह में न कोई छोटा है न बड़ा। और बाबूजी का संबोधन कवि के लिए है जो मोचीराम की तरफ से होता है, और वो कहता है, मेरे सामने न कोई छोटा है न बड़ा, मेरे लिए हर आदमी एक जोड़ी जूता है जो मरम्मत के लिए खड़ा है। कि कोई व्यक्ति आता है ये मेरे लिए मायने नहीं रखता, मेरे लिए मायने रखता है कि जो जूता है उस जूते से उसकी पहचान मैं करता हूँ, और कोई भी व्यक्ति आता है तो मरम्मत कराने के लिए आता है, और वही उसी से मैं उसकी पहचान कर लेता हूँ। तो हर व्यक्ति मेरे लिए एक जोड़ी जूते की तरह है। और इसको अगर थोड़ा और आशय स्पष्ट करें तो मोचीराम के बहाने कवि जो बात करना चाहता है, कवि ये कहना चाहता है कि मोचीराम जिस तरह से जूते उसके लिए महत्वपूर्ण हैं, उसी तरह से मेरे लिए कविता, जूते से बाहर कोई नहीं है उसके जैसे, उसी तरह से मेरे लिए कविता से बाहर कुछ नहीं है। और असल में बात तो यह है कि वह चाहे जो भी है, जैसा है, जहाँ कहीं है, आजकल कोई आदमी जूते की नाम से बाहर नहीं है। फिर भी मुझे ख्याल रहता है कि पेशेवर हाथों और फटे हुए जूतों के बीच कहीं न कहीं एक अदद आदमी है जिस पर टाँके पड़ते हैं, जो जूते से झांकती हुई उंगली की चोट छाती पर हथौड़े की तरह सहता है। यहाँ तरह तरह के जूते आते हैं और आदमी की अलग अलग नवैयत बतलाते हैं। और कवि कहता है कि जूते की नाप से कोई बाहर नहीं है। और मोचीराम संवाद करते हुए कवि से कहता है कि यहाँ तरह तरह के जूते आते हैं, और जिस तरह के जूते आते हैं उन जूतों के बहाने उस चरित्रों के बारे में कहा जा सकता है। और वो चरित्र कैसे, कि कोई जूता ऐसा होता है जिसमें चकत्तियाँ ही चकत्तियाँ होती हैं, मरम्मत करने की स्थिति नहीं होती, और ऐसी स्थिति आती है कि जूते फटे होते हैं जिनसे उंगलियां बाहर तक निकल आती हैं। और तरह तरह की इन जूतों पे जब मैं मरम्मत करता हूँ तो वो असल में जो चोट पड़ती है हथौड़े की उस जूतों पे, उस गरीब आदमी, उस तंगहाल आदमी के सीने पर चोट पड़ती है। क्यों? क्योंकि उस जूते बदलने की ताकत उसमें नहीं है। और ये जूते आदमी की अलग अलग नवैयत या व्यक्तित्व का परिचय देते हैं, और सबकी अपनी अपनी शक्ल है, अपनी अपनी शैली। हर जूता अपनी अपनी तरह से हर आदमी के व्यक्तित्व को बयां करता है। बहुत सारे उदाहरण देता है यहाँ मोचीराम कि एक जूता है जो चकत्तियों की थैली है, जिसे एक चेहरा पहनता है जिसे चेचक ने चुग लिया है। उस पर उम्मीद को तरह देती हुई हंसी है, जैसे टेलीफोन के खंभे पर कोई पतंग फंसी है। एक ऐसा जूता जिसमें बहुत सारी चकत्तियाँ लगी हैं, फिर भी वो आदमी उसको बनवाने के लिए आता है, और जब मैं उसको बनाता हूँ तो वह मेरी तरफ देखकर हंसता है। उसकी हंसी ऐसी हंसी होती है जो बनावटी हंसी, असल में दिल से नहीं हंसता वो। और उसमें जो प्रतिबिंब ले आता है कवि कि टेलीफोन के तार में फंसी हुई पतंग की तरह हंसी। ये बड़ा खूबसूरत बिंब है कि टेलीफोन के तार में, टेलीफोन जो पोल है, खोखलापन है, उसके तार में जो फंसी हुई पतंग है जो हवा से हिल रही है और कभी भी वहाँ से फट के गिर सकती है, उसी तरह से उसके चेहरे में जो हंसी है वो हंसी टेलीफोन के तार के उस पतंग की तरह दिखाई देती है। और बाबूजी इस पर पैसा क्यों फूंकते हो, ऐसा वो कहना चाहता है, लेकिन उसकी आवाज़ लड़खड़ा जाती है। इसलिए लड़खड़ा जाती है क्योंकि वो जानता है कि उसके और उस जूते के बीच में, या उस चकत्तियों से भरे उस जूते के बीच में दोनों की हालत लगभग एक है, क्योंकि वह भी गरीब है, तंगहाल है। वो जानता है गरीबी क्या होती है, और एक गरीब आदमी को गरीब कहना कितना खतरनाक और कठिन काम है। उसकी आत्मा को छद विछद कर देना होता है। इसलिए वह कहता है, मैं कहना चाहता हूँ मगर मेरी आवाज़ लड़खड़ा रही है। मैं महसूस करता हूँ भीतर से एक आवाज़ आती है, कैसे आदमी हो, अपनी जाति पर थूकते हो। अपनी जात पर थूकने का तात्पर्य कि तुम्हारी स्थिति उसकी स्थिति एक ही है, इसलिए उस पर ऐसे वाक्य तो तुम नहीं कह सकते। मैं चकत्तियों की तरह आंखें टाँकता हूँ और पेशे में पड़े हुए आदमी को बड़ी मुश्किल से निभाता हूँ। एक जूता और है जिससे पैर को नाद कर एक आदमी निकलता है सैर को। एक परिदृश्य तो वह है, और दूसरा परिदृश्य यह है कि जिसमें एक ऐसे व्यक्ति के बारे में कवि अगली पंक्तियों में बताता है कि एक जूता और है जिससे पैर को नाद कर एक आदमी निकलता है सैर को। न वह अक्लमंद है, न वक्त का पाबंद है, उसकी आंखों में लालच है, हाथों में घड़ी है,
उसे कहीं जाना नहीं है, मगर चेहरे पर बड़ी हड़बड़ी है। वह कोई बनिया है या बिसाती है, मगर रोब ऐसा कि हिटलर का नाती है। इसे बांधो, उसे काटो, हियाँ ठोको, वहाँ पिटो, घिस्सा दो, ऐसा चमकाओ, जूते को ऐना बनाओ। ओफ, बड़ी गर्मी है। रुमाल से हवा करता है, मौसम के नाम पर बिसूरता है, सड़क पर आती जातियों को बानर की तरह घूरता है। गरज यह कि घंटे भर खटवाता है, मगर नामा देते वक्त साफ नट जाता है। शरीफों को लूटते हो, यह वह गुर्राता है और कुछ सिक्के फेंक कर आगे बढ़ जाता है। अचानक चिहुक कर सड़क से उछलता है और पटरी पर चढ़ जाता है। चोट जब पेशे पर पड़ती है तो कहीं न कहीं एक चोर कील दबी रह जाती है, जो मौका पाकर उभरती और अंगुली में गड़ती है। इन पंक्तियों में जो यथार्थ है, जो ये बनावटीपन की संस्कृति है, जो ऐसे व्यक्ति जिनके पास समय ही समय है, जो दिखावे की संस्कृति में जीते हैं, उनकी नवैयत भी यहाँ कवि बता रहा है कि एक ऐसा आदमी जिसके पास खूब समय ही समय है, लेकिन बार बार घड़ी देखता है और ये बताता है कि उसके पास समय नहीं है। आती जातियों को बानर की तरह घूरने का मतलब उसका कोई चरित्र नहीं है। इसके अलावा बेईमान इतना, नाफरमान इतना कि वह उससे काम करवाता है और श्रम को सही इज्जत नहीं करता, श्रम का सही मूल्य नहीं देता और उससे कहता है मोची से कि तुम गलत मूल्य ले रहे हो। लेकिन मोची राम के तई कवि यहाँ पर कहता है, या कवि के तई मोची राम कहता है कि ऐसी स्थिति में जब चोट पेशे पर पड़ती है तो कहीं न कहीं एक चोर कील रह जाती है जो चुभती है उसमें। तो ये कहा जाता है कि ये चोर कील क्यों रह जाती है, क्योंकि जब ईमानदार श्रम का सम्मान नहीं होगा तो कहीं न कहीं कुछ टीसेगा ज़रूर, जिसके बारे में कबीर ने लिखा था, रहीम ने लिखा था कि मुई खाल की सांस सो स्वार भस्म हो जाए। मतलब वो जो पुरानी कविताओं में बहुत सारी चीज़ें हमारे सामने आती हैं, इसके बारे में कवियों ने लिखा है। आगे की पंक्तियों में कवि कहता है कि मगर इसका मतलब यह नहीं है कि मुझे कोई गलतफहमी है। मुझे हर वक्त यह ख्याल रहता है कि जूते और पेशे के बीच कहीं न कहीं एक अदद आदमी है, जिस पर टाँके पड़ते हैं, जो जूते से झांकती हुई उंगली की चोट छाती पर हथौड़े की तरह सहता है। और बाबूजी, असल बात तो यह है कि जिंदा रहने के लिए अगर सही तर्क नहीं है तो रामनामी बेचकर या रंडियों की दलाली करके रोजी कमाने में कोई फ़र्क नहीं है। और यही वह जगह है जहां हर आदमी अपने पेशे में छूटकर भीड़ का टमकता हुआ हिस्सा बन जाता है। सभी लोगों की तरह भाषा उसे काटती है, मौसम सताता है। अब आप इस बसंत को ही लो, यह दिन को तांत की तरह तानता है, पेड़ों पर लाल लाल पत्तों के हजारों सुख तल्ले लटकाता है। सच कहता हूँ, उस समय रापी की मूठ को हाथ में संभालना मुश्किल हो जाता है। आँख कहीं जाती है, हाथ कहीं जाता है। मन किसी झुंझलाए हुए बच्चे सा काम पर आने से बार बार इनकार करता है। लगता है कि चमड़े की शराफत के पीछे कोई जंगल है जो आदमी पर पेड़ से वार करता है। और यह चौंकने की नहीं, सोचने की बात है। मगर जो जिंदगी को किताब से नापता है, जो असलियत और अनुभव के बीच खून के किसी कमज़ात मौके पर कायर है, वह बड़ी आसानी से कह सकता है कि यार तू मोची नहीं शायर। असल में वह एक दिलचस्प गलतफहमी का शिकार है, जो यह सोचता है कि पेशा एक जाति है और भाषा पर आदमी का नहीं, किसी जाति का अधिकार है। जबकि असलियत यह है कि आग सबको जलाती है, सच्चाई सबसे होकर गुजरती है। कुछ हैं जिन्हें शब्द मिल चुके हैं, कुछ हैं जो अक्षरों के आगे अंधे हैं। वे हर अन्याय को चुपचाप सहते हैं और पेट की आग से डरते हैं। जबकि मैं जानता हूँ कि इनकार से भरी हुई चीख और एक समझदार चुप, दोनों का मतलब एक है। भविष्य गढ़ने में चुप और चीख अपनी अपनी जगह एक ही किस्म से अपना फ़र्ज अदा करते हैं। इन पंक्तियों के मार्फत ये कहा जा सकता है कि कवि यह कहता है, बार बार कहता है कि मोची राम भी एक मनुष्य ही है और मनुष्य होने के नाते उसमें भी संवेदना है। और उस संवेदना के बारे में वह बार बार ये कहता है कि ईमानदार होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ईमानदारी से की गई मेहनत, उससे कमाया गया पैसा वो ज़्यादा ज़रूरी होता है। वरना जब ये कहता है कि रामनामी बेचकर रंडियों की दलाली करके रोजी कमाने में कोई फ़र्क नहीं है, तो इसका तात्पर्य ये है कि धर्म के नाम पर या दलाली के नाम पर जो पैसे कमाए जाते हैं, लोगों का जो खून चूसा जाता है,
ऐसे कर्म का कोई औचित्य नहीं है। मोचीराम अपने कर्म पर गर्व करता है, लेकिन यह भी बताता है कि कई बार ये जो स्थिति है उसमें बसंत जैसा ऋतु जो सबको खूबसूरत लगता है, उसे भी लगता है, उसका भी मन करता है बसंत ऋतु में वो जिए, उसको महसूस करे, लेकिन अगर श्रम नहीं करेगा तो घर का पेट कैसे चलेगा। इसलिए चाहकर भी वह अपने श्रम से च्युत नहीं होता, अलग नहीं होता, और बार बार वह अपने श्रम की ओर लौटता है। और एक झुंझलाए हुए बच्चे सा उसका मन कभी कभी हो जाता है। इन सारी बातों को इस कविता में बहुत बखूबी कहा गया है। और यह भी कवि कहता है कि कई बार जब लोग उसका मजाक उड़ाते हैं कि वह मोची नहीं शायर है, तो वह गलत है। उसे पता है कि वह मोची है, और मोची के रूप में प्रतिबद्ध मोची है, वो श्रम संस्कृति से जुड़ा हुआ है। ऐसे लोग जो सिर्फ और सिर्फ गलत चीज़ों की बयानबाजी करते हैं, उनसे सदैव बचना चाहिए। यह भी कवि कहने की कोशिश करता है, और यह कहता है कि पेशे की जाति सबसे बड़ी जाति होती है, उसकी भाषा जो होती है वो सबसे बड़ी भाषा होती है। और असलियत यह है कि गरीबी सबको सताती है। सब सच्चाई के साथ जीना बहुत ज़रूरी है। और अंतिम पंक्तियों में कवि जो कविता में कहना चाहता है वो खास बात है। धूमिल मोचीराम कविता की अंतिम पंक्तियों में मोचीराम के तई जो बात कहते हैं वो बड़ी यथार्थ है, जिसमें वो जब ये कहते हैं कि कुछ हैं जिन्हें शब्द मिल चुके हैं, कुछ हैं जो अक्षरों के आगे अंधे हैं, वे हर अन्याय को चुपचाप सहते हैं और पेट की आग से डरते हैं, जबकि मैं जानता हूँ इनकार से भरी हुई चीख और एक समझदार चुप दोनों का मतलब एक है। भविष्य गढ़ने में चुप और चीख अपनी अपनी जगह एक ही किस्म से अपना अपना फर्ज अदा करते हैं। कवि यह कहना चाहता है कि जिन्हें शब्द मिल चुके हैं, अर्थात जो समझदार हो चुके हैं, जो अक्षरों के आगे अंधे हैं। अक्षरों के आगे अंधे का मतलब यह हुआ उनके सामने बहुत सारी चीज़ें घटित हो रही हैं, लेकिन देखकर भी वो अनजाना बनते हैं, और अन्याय जो उनके खिलाफ उनके साथ हो रहा है उसको चुपचाप सहते हैं। इनके खिलाफ कवि कहता है खड़े होना चाहिए, और ये कहता है कि पेट की आग किसको नहीं डराती, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि अन्याय को सहा जाए। अन्याय तो अन्याय होता है। और जबकि मैं जानता हूँ कि इनकार से भरी हुई एक चीख का मतलब यह है कि आवाज़ वहाँ लगानी चाहिए जहाँ आवाज़ सुनी जाती है, और कई बार एक समझदार चुप बड़ी आवाज़ पर भारी पड़ता है। इसलिए चुप्पी और चीख दोनों का सार्थक उपयोग है जीवन में। प्रतिरोध करने के लिए कई बार चुप रहना। हम जानते हैं कि गांधी जी का जो अहिंसात्मक आंदोलन है वो चुप्पी का आंदोलन है। कई बार भूख हड़ताल पर जब वो बैठते थे तो पूरी बितानी शासन हिल जाती थी। कई बार आंदोलन करने की बात आती है तो यहाँ मुझे लगता है इन पंक्तियों में कवि का कहना यह है कि एक तरफ भगत सिंह का आंदोलन था, दूसरी तरफ गांधी जी का आंदोलन। दोनों बहुत महत्वपूर्ण थे। जो काम भगत सिंह कर सकते थे वो गांधी जी नहीं कर सकते थे, और जो गांधी जी कर सकते थे वो भगत सिंह नहीं कर सकते थे। आज़ादी में दोनों का मूल्य होता है। इसीलिए वो कहते हैं कि इनकार से भरी हुई एक चीख और एक समझदार चुप दोनों का मतलब एक है। भविष्य गढ़ने में चुप और चीख अपनी अपनी जगह एक ही किस्म से अपना अपना फर्ज अदा करते हैं। इसलिए ज़रूरी है प्रतिरोध को सही तरीके से दर्ज करना। और इसी बहाने मोचीराम कविता में अपनी परंपरा से भी कैसे जुड़ता है, कवि अपने समय के यथार्थ को बयां भी करता है, और भाषा में जो नाटकीयता के तत्व हैं, जो कथात्मकता का तत्व है, जो संवाद धर्मिता है, भाषा की जो रवानी इस कविता में है वो दिलचस्प है, बहुत विरल है, जो मोचीराम के बहाने कवि धूमिल को समकालीन कविता का विरल और विशिष्ट कवि बनाती है। बहुत बहुत धन्यवाद।